नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर गोल्डन टेम्पल में एक सैक्रिलेज का मुद्दा हाईलाइट हुआ है जिसमें एक यूथ को मार दिया है। वजह थी कि जो सेंक्टम सेंक्टोरम मेन जो गर्भगृह है जहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की सेक्रेड बुक, ठीक है, पवित्र किताब, उसके पास में एक तलवार रखी हुई थी। उस तलवार को उठा लिया एक इंडिविजुअल ने और उस केस को लेकर के एक रीसेंटमेंट, एक नाराज़गी आई और वहाँ पर जो डेवोटीज़ थे, संगत, 10 संगत जिसको बोलते हैं, संगत, ठीक है ना, तो उन डेवोटीज़ ने उसको फिर मारना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो सैक्रिलेज है ना, ये एक अपने आप में वहाँ पर एक देखो इमोटिव इशू है, इमोशनल इशू है। सीधी सी बात है, धर्म से संबंधित बात है। गुरु ग्रंथ साहिब और उनकी इज्जत अगर कोई नहीं करे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में इस यूथ को मार दिया गया। पर ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि भाई कानून को हाथ में लेना, ठीक है। तो अब इस मुद्दे पे देखो, जहाँ तक एक्सप्लेन पेज पे डिटेल आनी चाहिए तब देखेंगे हम पूरा डिटेल में, ठीक है। बाकी सैक्रिलेज इसका मतलब ब्लास्फेमी भी होता है कि धर्म संबंधी कोई भी चीज़ है, कुछ भी एक ऐसा नैरेटिव है, उसकी अगर कोई भी बेइज्जती करता है तो उस पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की जो आस्था है उसको एक चोट पहुंचती है, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और उसी का रिजल्ट क्या रहा कि यहाँ पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ये इंसिडेंट देखने को मिला, ठीक है। बाकी जो नैरेटिव है या फिर जो कोई भी एक आउटकम होना चाहिए उससे संबंधित हम डिटेल देखेंगे जब एक्सप्लेन पेज पे ये मुद्दा पूरा डिटेल में आ जाएगा। इसके आगे अगर देखें, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो अभी इंडिया में आएंगे बातचीत करने के लिए। वही अफगानिस्तान वाला मुद्दा है। इसके आगे इस न्यूज़ की अगर डिटेल देखें तो देखो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। देखो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है जिसको चेयर किया था इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने। अब हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, वो अब मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। तो देखो, बात ऐसी है, इस्लामाबाद में भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और दिल्ली में भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसको टैकल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का। पर्टिकुलरली 5 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो ये हैं कजाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अब इन 5 कंट्रीज़ में से 3 तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अफगानिस्तान से सीधी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। मैप भी हम देखेंगे इसका। तो इसमें अभी देखो, इंडिया ने अक्टूबर 2020 में तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक मीटिंग भी की थी जिसमें आप देख सकते हो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, ये 3 तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान से सीधी, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। अब देखो, बात ऐसी है कि ये मीटिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, OIC की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स की पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, जिसको चेयर करेंगे वहां के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर शाह मसूद कुरैशी। जबकि उसी टाइम पर आप देख सकते हो इंडिया में भी ये फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे। तो ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, ये OIC के मेंबर भी हैं, जबकि इन्होंने प्रेफर किया है मीटिंग अटेंड करना इंडिया के द्वारा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है उसको। तो ये अपने आप में और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक तरफ देखो OIC के मेंबर होने के बावजूद ये पाकिस्तान के द्वारा इनविटेशन जो आया है उसको हटाया है और इंडिया की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है उसको अटेंड करेंगे, मतलब पाकिस्तान की मीटिंग को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन की बात करें तो सेंट्रल एशियन नेशंस के जो लीडर्स हैं उनको बुलाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हो गई, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की अब मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद में जो लीडर्स हैं उनका आना हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में इंडिया की एंगेजमेंट बहुत हाई लेवल तक चल रही है, अभी आप ये देख सकते हो। और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में एक्सटेंडेड नेबरहुड के तौर पर इंडिया ऑब्जर्व करता है 5 को, और एंगेजमेंट लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हो कि वर्चुअल मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की, और ये इनविटेशन भी दिया जा चुका है इंडिया के द्वारा और वो इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 कंट्रीज़ का साथ में आना ज़रूरी भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर इंडिया करे
तो इसके लिए ज़रूरी होता है ईरान के साथ रिलेशन अच्छे करने, या फिर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने, या फिर ऊपर से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के थ्रू कुछ हो। तो इस केस में ईरान से रिलेशनशिप अगर इंडिया अच्छी करता है तो उधर अभी यूएसए की पेचीदगियाँ फंसी पड़ी है, तो उस केस में थोड़ा सा उधर जल्दबाजी नहीं कर सकता। दूसरी, क्योंकि ईरान और यूएसए की जो है इश्यूज अभी सॉर्ट आउट नहीं है। पाकिस्तान है वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा इंडिया को। फिर हमारे पास में ऑप्शन बच जाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी अपनी तरफ से एनकरेज्ड फील कर रहे हैं कि हाँ, इंडिया के साथ में हमें एक्टिव एंगेजमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये मुद्दा था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें देखनी थी। ठीक है, और एक्सटेंडेड नेबरहुड के तौर पे कंसिडर किया जाता है। इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड जो टारगेट है उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज पांचों के साथ में एंगेजमेंट इंडिया की कंटिन्यू बढ़ रही है। इसके अलावा रशिया और ईरान, इनके साथ में भी अपनी एंगेजमेंट ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल रोक रखी है, कंटिन्यू है। रशिया ने शुरू में तो देखो अफगानिस्तान के मुद्दे पर इंडिया को बिल्कुल भी एंगेज नहीं किया था, एंटरटेन नहीं किया था, पर अब रशिया भी समझ रहा है कि इंडिया को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो जाएगा। वजह कि पाकिस्तान और चाइना का अपना खुद का सेटलमेंट चल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के रशिया खुद टेंशन में है कि जो फॉर्मर यूएसएसआर के जो पार्ट हुआ करते थे उन कंट्रीज़ में अब चाइना की अगर डोमिनेंस बढ़ती है तो उसको काउंटर करने के लिए केवल एक तरीका बचता है, वो है इंडिया। ठीक है, इस्लामाबाद वाली बात हो ही गई, जिसमें आप देख सकते हो एनएसओ की भी मीटिंग करवाई थी, उसमें भी चाइना रशिया के एनएसओज वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए थे। अब ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग है, तो देखते हैं क्या होता है आगे, बातचीत कहाँ पर क्या होती है। ठीक है, और ईरान के साथ में आपको पता ही है कि P5+1 कंट्री का जो इशू चल रहा है वो है ही, और जापान, जर्मनी, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनके साथ में अब बातचीत करने की शुरुआत हो चुकी है। अब स्टेक होल्डर्स में जापान भी इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 मेंबर हो गए परमानेंट मेंबर यूएन के, यूएनएससी के। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की बात कर लो, वहाँ उन कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के, और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक साथ ला करके और अफगानिस्तान को सपोर्ट दिया जाए और पाकिस्तान अपने स्टेक्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। सबके अपने अपने तरीके हैं। वही बात है कि केक कटेगा सब में बटेगा, सीधी सी बात है। अब अफगानिस्तान बन गया केक, ठीक है, और वहाँ पर सब लोग इसी चक्कर में लग रहे हैं कि कौन कितना रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज वाइज देखा जाए तो अफगानिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल टर्मोइल खतरनाक सेट होया हुआ है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह साबित हो सकता है अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पर तालिबान ने तो टेक ओवर कर लिया, पर दूसरी तरफ अगर ISKP इनकी बात की जाए, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस, वो अभी चिंता की बात है। अलकायदा एकदम ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में सभी का इन्वॉल्व होना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और सभी कहीं ना कहीं मोर और लेस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी मैप देखते हैं। ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे ये तो कजाकिस्तान हो गया, ये उज़्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये तजिकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, इधर देख सकते हो तुर्कमेनिस्तान की, इधर देख सकते हो उज़्बेकिस्तान की और तजिकिस्तान की। ठीक है, तो ये 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जिनकी बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ शेयर होती है, और इन 5 को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो अफगानिस्तान की बॉर्डर इधर शेयर होती है ईरान के साथ में, और इधर पाकिस्तान के साथ में। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखें, बाकी और जगह पर भी नज़र डाल दें। ठीक है, कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर ओमान आ गया, ये UAE आ गया, ये सऊदी अरब है, इधर यमन है, इधर साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज़ आ गए। ठीक है, और इधर भी आप देख सकते हो कि ये इधर इराक आ गया, इधर ये सीरिया आ गया, इधर ये फिर जॉर्डन आ गया, यहाँ पर ये इज़राइल भी है, इस वाले एरिया में इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों इधर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ लोकेशंस हैं जिनको आपको देखना था। आगे चलते हैं अभी। फिर आगे हम जो न्यूज़ देखेंगे वो रहेगी, एक तो DRDO ने देखो न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है, एक तो ये जानेंगे। इसके आगे मेन जो न्यूज़ है वो कुछ ऐसी है कि DRDO ने टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि प्राइम मिसाइल का, और ये जो टेस्टिंग हुई है ये व्हीलर आइलैंड, जो पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, जो कि उड़ीसा की ऑफ कोस्ट पे लोकेटेड है, उसका अभी नाम चल रहा है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, वहाँ से ये टेस्टिंग की गई है। ठीक है, और आप ये देखोगे कि ये अग्नि प्राइम का सेकंड टेस्ट है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओके, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा है कि इस मिसाइल की टेस्टिंग को
ट्रैक करने के लिए टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशंस, ठीक है, इन्होंने सबने शिप्स पे जो पोजीशन की हुई रडार्स हैं बोलो ने सबने मिल के ट्रैक किया। और ये जो टेस्टिंग थी, मिसाइल टेस्ट जो था वो बहुत ही अच्छा रहा। ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली वही रही जो टेक्स्ट बुक ट्रेजेक्ट्री है, मतलब जो बुक में लिखा हुआ है, जो रिसर्च से ही पता पड़ा कि हाँ ये ट्रेजेक्ट्री इसकी रहेगी, इतनी डिस्टेंस करेगी, इतनी मारक क्षमता है, वो सारी चीज़ें बोले एग्जैक्टली वो की वो मिली। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर्स तक की है, ठीक है। और ये अग्नि क्लास मिसाइल्स का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इस मिसाइल की थोड़ी और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 2 स्टेज कैनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें चीज़ें क्या है, 2 स्टेज कैनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट, मतलब इसमें जो फ्यूल है वो सॉलिड है, पहली चीज़। कैनिस्टर्ड का मतलब जो मेटेलिक केसेस होते हैं, मेटल से बने हुए कुछ पैकेजेस होते हैं, उनमें वो सॉलिड प्रोपेलेंट डाला हुआ होता है और 2 स्टेजेस में वो सॉलिड प्रोपेलेंट फिक्स रहता है। और फिर उसके बाद में नेविगेशन, प्रॉपर नेविगेशन है, ड्यूअल रिडंडेंट नेविगेशन है और गाइडिंग सिस्टम भी है। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब ट्रेजेक्ट्री रहेगी इस तरीके से, यूं जाकर के हाइपरबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक जो होती है एक तरीके से। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो सीधा हिट करती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि का ही वेरिएंट है, अग्नि पी या अग्नि प्राइम, आप ये ध्यान रखें, ठीक है। और साथ में डीआरडीओ को कंग्रेचुलेट भी किया है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने। और डीआरडीओ के करंट चेयरमैन है जिनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, उन्होंने भी कहा है कि वाकई में सेकंड फ्लाइट ट्रायल जो है वो मिसाइल का बहुत ही अच्छा रहा। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यूएस, रशिया, फ्रांस, इन सबको एक चीज़ अपनी तरफ से क्लियर कह दी, जो भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, कि भाई हमारे यहाँ पर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट अब हम दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहकर फुलफिल नहीं कर सकते। अब हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कंपनीज़ को अलाउ करो कि वो इंडिया में आकर के ही अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करें, ठीक है। ये चीज़ बोली गई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में, राइट। आगे चलते हैं अभी। फिर एक न्यूज़ है, तेलंगाना में जो एग्ज़ाम अभी रिसेंट मिड टर्म एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए, उनमें ये पता पड़ा कि लगभग क्लास 11th में जो टेस्ट कंडक्ट हुआ उसमें 50% स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए, ठीक है। तो ऐसे में तेलंगाना सरकार ने अपनी तरफ से, तेलंगाना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये फाइनलाइज़ किया है कि एक इफ़ेक्टिव रिव्यू करने की ज़रूरत है कि वाकई में जो ई क्लासेस हुई हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, उनसे बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं। अब आप देखो कि 49% स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है, जो कि अक्टूबर 25 से नवंबर 3 के बीच में कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है ना। तो ये अपने आप में कंसर्निंग है। और ये तो चलो तेलंगाना की तो रिपोर्ट पब्लिश हो गई, बाकी स्टेट्स में भी हाल कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, देखो आप तो क्या है खुद इंटेंशनली पढ़ रहे हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर यहीं पर आप एक स्कूल के बच्चे हो या फिर आपको मजबूरन पढ़ने के लिए बिठाया जाता है, तो वहाँ पर आप इतना फोकस नहीं रहते हो जितना कि अभी हो। अभी तो आपका टारगेट है कि हाँ हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हो, और एक तरीके से इन एग्ज़ाम से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को सप्लीमेंट कर रहे हो कि हाँ जी कम से कम काम तो चल रहा है हमारा, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए कि फुल फ्लेजेडली आपको पढ़ाई करनी है और ऑनलाइन ही करनी है सारी, तो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि यार कैसे मैनेज कर पाएंगे, कितनी देर कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन पे माथा मारते रहेंगे। तो छोटे बच्चों के लिए तो वो डिजास्टर था, ठीक है। तो उस केस में ई क्लासेस की इफेक्टिवनेस देखना ज़रूरी है, और वो चीज़ अभी तेलंगाना सरकार अपनी तरफ से कर रही है। इसके आगे देखें, जस्टिस गिरीश टी नानावती, देखो इनका डिमाइस हो गया, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इनका नाम इसलिए हाईलाइटेड रहता है क्योंकि 1984 में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे और 2002 में जो गुजरात के राइट्स हुए थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी लीडरशिप में ही कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। जस्टिस नानावती 1984 ये हो गया, और इनको इसी लिए जाना जाता है। और नानावती कमीशन, नानावती कमेटी, ये नाम आपने सुने होंगे। तो अभी रिसेंट जो नाम आते हैं वो तो देखो गुजरात वाले दंगे जो हुए थे उसी से रिलेटेड। अच्छा, इन्हीं के कमीशन ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एकदम क्लीन चिट दी थी कि भाई इनकी वजह से दंगे नहीं हुए थे। हाँ, पहली चीज़ तो ये कि साबरमती एक्सप्रेस में जो कार सेवक आ रहे थे अयोध्या से,
बोलो उसकी वहाँ पर जो गोधरा में फिर वो रुकी हुई थी ट्रेन, तो वहाँ पर फिर आग लगा दी थी पूरी बॉगी को, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट था, नाराज़गी थी वहाँ के लोगों के में, और एक तरीके से दंगे फैल गए थे, एंटी मुस्लिम राइट्स थे वो, ठीक है। तो बोलो उसमें वो इम्पल्सिव थी चीज़ें, ये बात इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कही। बाकी तो देखो ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से अभी अंडर रिव्यू है, देखने वाली बात है क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, ठीक है जी। फिलहाल तो क्लीन चिट मिली हुई है गुजरात की उस टाइम की सरकार को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इसके आगे जो 1984 के जो दंगे थे, ठीक है, उनको भी रिव्यू करने के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में, तो उन्होंने इनकी इकलौते अकेले बंदे थे ये, ठीक है, तो अपनी लीडरशिप में इन्होंने उसको भी इन्वेस्टिगेट करना कंटिन्यू करा, ठीक है। इनके द्वारा 2 रिपोर्ट्स दी गई थी गुजरात राइट्स से संबंधित, ठीक है। एक तो साबरमती वाला इंसिडेंट और दूसरा गवर्नमेंट का क्या रोल था, दोनों चीज़ों के लिए सेपरेट रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट की थी। 2002 में प्रोब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था इन्होंने 1984 का, और उसके बाद में जब गुजरात वाले दंगे हो गए थे तो उसके बाद में भी इन्होंने अपनी इंक्वायरी शुरू की थी, ठीक है। तो ये जस्टिस नानावती का नाम आए तो ये दोनों मुद्दे आ जाते हैं, ठीक है। और वैसे आपको पता होगा कि जो एंटी सिख राइट्स थे उनमें, या फिर आप देख सकते हो उस टाइम पे जिस तरीके से खालिस्तान मुद्दा हाईलाइट हुआ था 1984 में, तो उसकी वजह से वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट करना पड़ा था, आर्मी तक को भेजना पड़ा था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, ठीक है ना। तो ये मुद्दा अपने आप में आ जाता है। सैक्रिलेज की जब बात आती है ना, अभी शुरू में जो हमने न्यूज़ देखी थी उसमें जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, क्योंकि सीधी सी बात है, हर किसी के रिलीजन, हर किसी के धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें होती है तो डेफिनेटली उनके इमोशन से कनेक्टेड चीज़ होती है वो, ठीक है ना। तो उस केस में बाकी देखेंगे एक्सप्लेन पेज पे जो कुछ भी आएगा वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से डिटेल में हम समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। अभी तो केवल जस्टिस नानावती जी के बारे में हमें देखना था कुछ, वो हमने देखा। आगे चलते हैं। फिर देखो पी चिदम्बरम जी का जो आर्टिकल आता है ओपिनियन पेज पे, जिसमें ये था कि राइट टू स्पीक ड्यूटी टू हियर। इस आर्टिकल में जो अभी राज्यसभा से एमपीज को सस्पेंड किया गया ना 12 मेंबर्स को, तो उसको लेकर के अपनी पूरी टाइमिंग बता रहे हैं कब किसने क्या कहा। बट मुद्दा जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रूल 256 कि राज्यसभा में जो मेंबर्स का सस्पेंशन है वो किसके अंडर में होता है। तो राज्यसभा की कोड ऑफ कंडक्ट की जो बुक है, रूल बुक है, उसमें रूल 256 है, उसके तहत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब मेनली चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपने हिसाब से नेसेसरी कदम उठा सकते हैं अगर कोई भी एमपी मेंबर है वो लगातार वहाँ, एक तो स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट मीन्स राज्यसभा, और साथ में उसकी चेयर का मतलब चेयरमैन, उनकी अगर कोई भी या उस चेयरमैन की अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करते प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, उनकी कही हुई बात को नहीं मानते और वो लगातार अगर अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करें जो कि अब्यूजिव है बेसिकली, तो उस केस में उनको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा मेंबर्स जो हैं उनका नाम जो है चेयरमैन के पास में अगर पहुंच जाए तो चेयरमैन अपनी तरफ से सस्पेंशन का ऑर्डर है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको फिर मेंबर जो हैं वो क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं कि हाँ जी मेरा किस तरीके से आप रोक सकते हो मुझे। और चेयरमैन की मेन पावर रहती है, मेन तो जो है वो डिसाइड कौन करते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है ना, वही डिसाइड करते हैं कि हाँ जी सस्पेंशन किसी का होना है या नहीं होना, ठीक है। और इसके अलावा सस्पेंशन का जो पीरियड होता है वो ये कि जैसे अभी ये करंट सेशन चल रहा है विंटर सेशन, तो जब भी सस्पेंशन कर दिया तो जब तक ये सेशन चलेगा तब तक उनका सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि मेंबर का जो सस्पेंशन है वो टर्मिनेट भी हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है चेयरमैन पे कि वो कब सस्पेंशन के ऑर्डर्स को विड्रॉ कर लें, ठीक है। तो रूल 256 है ना, वो है मेन, तो आप ये ध्यान रखें। ओके आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डाली जाए तो कराची में, पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंट सिटी, कोस्टल सिटी कराची, वहाँ पर एक गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हो गया और 16 जनों की डेथ हो गई। ये इमेज आपके सामने है ही। ओमिक्रॉन 89 कंट्रीज़ में फैल चुका है और जिन एरियाज़ में भी ओमिक्रॉन के केसेस हैं वहाँ पर 1.5 से 3 दिन के अंदर अंदर डबल केसेस आ रहे हैं, तो मतलब इन्फेक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान भी अपनी तरफ से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं OIC की जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी देख ही ली है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले जो एनवॉय थे UN में, अब उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। कारण कि पहले जो अशरफ गनी सरकार चल रही थी उस टाइम के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब तालिबान की गवर्नमेंट बन गई है तो रिप्रेजेंटेटिव तो चेंज होने ही थे, लाजमी बात है, और वही हुआ,
ठीक है जी। तो यूनाइटेड नेशन में अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव चेंज करने की बात चल पड़ी है। इसके आगे हांगकांग में पहली बार इलेक्शंस अब होंगे, जिसमें आप इन इलेक्शंस को क्या बोलेंगे, पैट्रियट्स इलेक्शन। पैट्रियट मतलब चाइना के लिए किसके मन में देशभक्ति है। देखो हांगकांग की अगर हिस्ट्री देखिए तो हांगकांग भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा 1997 तक। फिर ब्रिटेन और चाइना के बीच में एग्रीमेंट होता है 1997 में कि हम हांगकांग को फ्री कर देंगे, पर हांगकांग के लोगों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अब ऑटोनॉमी का मतलब ये था कि हांगकांग के लोग अगर ब्रिटिश कॉलोनी थे तो सीधी सी बात है डेमोक्रेसी का टेस्ट था उनके दिमाग में, तो बोला डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर यहाँ की सरकार चलनी चाहिए। अब वहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, अपने कम्युनिस्ट रिजीम को वहाँ पर इम्पोज कर रहा है। अब इम्पोजिशन को ही पेट्रियोटिज्म बोला जा रहा है। अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं हांगकांग की असेंबली के, और इन इलेक्शंस में जो नए रूल्स अभी फॉर्मुलेटेड हैं उनमें कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो चुकी हैं कि जो जनता के द्वारा जिन लोगों को वोट दिया जाएगा उनके नंबर्स कम है एज कंपेयर टू दोज जो कि बीजिंग के फेवर में जो नॉमिनेशन होने वाले हैं वो। मतलब जो सीधी सी बात है, जो हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कैंडिडेट्स जो हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो हांगकांग के लोगों के द्वारा इलेक्टेड होंगे और एक हो गए बीजिंग के द्वारा नॉमिनेटेड। अब आप देखो कि बीजिंग के द्वारा जो नॉमिनेटेड हैं उनके नंबर्स जो है वो हांगकांग से इलेक्टेड नंबर्स जो होंगे उनसे ज़्यादा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो यहाँ की हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसका काम करेगी, बीजिंग वाले जो चाहेंगे वही होगा। और यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन का मुद्दा है, इसीलिए बॉयकॉट की बात भी कह दी है हांगकांग के लोगों ने कि बोले इस तरीके के इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर वही चीज़ है, देखो अब धीरे धीरे वहाँ पर पकड़ चाइना की बहुत हद तक बन चुकी है। तो इस केस में हाँ दूर दूर से तो धमकियाँ देते रहते हैं चाइना को, जैसे यूएसए ने कभी बोल दिया, कभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने या ब्रिटेन ने कुछ बोल दिया, पर मुद्दा है कि ओपनली कोई भी नहीं आ रहा है खुल के हांगकांग के मुद्दे पे। बाकी तो देखो टाइम बताएगा, पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, कब क्या करवट बैठे पता नहीं। ठीक है आगे चलते हैं। इसके अलावा किलर रोबोट्स, आपने अगर मूवी देखी हो टर्मिनेटर या फिर रोबोकॉप जिसमें किलर रोबोट्स होते हैं, तो इन किलर रोबोट्स को बैन करने की डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, केवल कोई स्टोरीज ही नहीं है, ये रियलिटी में आप देख सकते हो। बोले और एक बार अगर बिगड़ गया तो मामला फिर बिगड़ ही जाता है। जैसे कि हमने भी रोबोट मूवी देखी रजनीकांत की, ठीक है, तो उस मूवी में भी यही चीज़ें निकल के आ रही थी कि भाई जिस तरीके से एक रोबोट को डिज़ाइन किया गया और उस रोबोट में एक चिप है वो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी डेनी ने डाल दी थी, तो रिजल्ट क्या रहा था, वो बिल्कुल खतरनाक बन गया था, ह्यूमैनिटी के लिए क्राइसिस साबित होने वाला था उस टाइम पे। ठीक है जी, तो ऐसा ही कुछ है मुद्दा कि किलर रोबोट बेसिकली एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, पर हाँ ऐसे वेपन होते हैं ये बेसिकली जो कि थोड़ा सा या फिर बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑपरेट करते हैं, और ये वेपन फिर अपने आप से ऑपरेट करना शुरू कर दें। और अगर इनके अंदर ये सेट हो जाए कि हाँ जी अब मुझे तो इन जो भी ह्यूमन टाइप फिगर दिखे उसको उड़ाना है, तो वो तो फिर नुकसान वाली चीज़ हो ही जाएगी। तो इस केस में यूनाइटेड नेशन में भी देखो बातचीत हो रही है कि कैसे भी करके किलर रोबोट्स की यूज़ और इनके डेवलपमेंट को रोकना चाहिए। इसके आगे देखें, फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखो वैसे तो कोई न्यूज़ इतनी डिटेल वाली है नहीं जिसको हमें देखना हो, पर नज़र डालनी ज़रूरी है। एक तो जो अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील है उसको पहले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से फेवर कर दिया था, अब जो है विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेज़ॉन का जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर ग्रुप में, उस इन्वेस्टमेंट को डिसअप्रूव कर दिया है, पहले अप्रूवल दे दिया था। मुद्दा क्या है कि अमेज़ॉन की जो मेल्स थे या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको जब रिव्यू किया गया इस डील के बाद में, तो उस केस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क राइज हो रहा था वो ये कि अमेज़ॉन इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रही है फ्यूचर ग्रुप में कि आने वाले टाइम पे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो नॉर्म्स हैं वो रिलैक्स होंगे। अब अगर रिलैक्स नॉर्म्स अगर आते हैं तो उस केस में अमेज़ॉन जो है वो फ्यूचर ग्रुप में प्रोमोटर के तौर पे अपनी पकड़ बना लेगा। प्रोमोटर का मतलब मेन स्टेक होल्डर, ठीक है। तो इस चीज़ को अब जब चेक किया गया तो पता पड़ा कि अमेज़ॉन की जो सोच है बोलो वो गड़बड़ है। तो इस केस में फिर अपनी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेवर जो किया था, अप्रूवल जो दिया था इस डील को, उसको कैंसिल कर दिया। इसके अलावा एक पेचीदगी और उलझी हुई है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में भी एक चल रहा है कोलैबोरेशन का।
अब उस केस को लेकर के अमेजोन नाराज था। वो ये कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में जो डील की है, बोलो उससे पहले हमसे पूछना था, क्योंकि हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है फ्यूचर ग्रुप में। और इस बात को लेकर के सिंगापुर के आर्बिट्रेशन को जो कोर्ट अवेलेबल है उसमें पहुंच गया अमेजोन, और उसमें अमेजोन को फेवर भी किया गया सिंगापुर की उस आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कि अमेजोन की जो पकड़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि रिलायंस की, क्योंकि अगर फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के साथ एंगेज करना चाहे तो पहले अमेजोन से पूछना था। अब बात ऐसी है कि ये सारी चीज़ें जब अमेजोन के हाथ में, मतलब अमेजोन क्यों पहुंचा सिंगापुर, उसके पीछे भी यही तो वजह थी ना कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे रखा था। और फिर उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील की फ्यूचर ग्रुप के साथ में, तो लेकर के अमेजोन वहां पहुंच गया, क्योंकि अमेजोन के स्टेक्स थे। अब अमेजोन के स्टेक्स को जो अप्रूवल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया, अब वो अप्रूवल ही हटा लिया, तो अब इस डील के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि अमेजोन की जो पकड़ है फ्यूचर ग्रुप पे वो कितनी रहेगी और कैसे रहेगी। क्योंकि अमेजोन की जो सोच है वो थोड़ी फॉल्स है कि भाई आने वाले टाइम पे जैसे जैसे नॉर्म्स रिलीज होंगे, रिलैक्स करेंगे, तो बोलो उस हिसाब से हम अपनी पकड़ बनाते चले जाएंगे। तो ये है पूरा मुद्दा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा समरी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, समराइज कर देता हूँ फिर से अगर डाउट हो तो। देखो, डील हुई अमेजोन और फ्यूचर के बीच में, ओके, उसको अप्रूवल दे दिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि हाँ जी चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो काम। फिर बाद में फ्यूचर ग्रुप की डील हो जाती है किसके साथ में, रिलायंस के साथ में। अब अभी तक अमेजोन का इतना ज्यादा कोई पकड़ नहीं है, बस हाँ इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में। फिर फ्यूचर ग्रुप की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील हो गई। अब अमेजोन का ये कहना, और इस डील को अप्रूवल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजोन फ्यूचर की को दे दिया है, ध्यान रखें आप। अब फ्यूचर और रिलायंस की जो डील हो रही है इसमें अमेजोन कूद के आ गया कि भाई फ्यूचर ग्रुप हमसे बिना पूछे आप रिलायंस से कैसे डील कर सकते हो, ओके जी। फिर बाद में रिलायंस ने बोला क्यों नहीं कर सकते जी डील। फिर बाद में मुद्दा जो है अमेजोन लेकर के चला जाता है सिंगापुर में एक आर्बिट्रेरी कोर्ट में कि भाई आप इस मैटर को सॉर्ट आउट करो कि भाई इसमें किसका हक ज्यादा होना चाहिए। और सिंगापुर के कोर्ट ने अमेजोन का फेवर कर दिया कि वाकई में फ्यूचर ग्रुप अगर रिलायंस के साथ में कुछ डील करना चाहे तो वहां पर अपने बड़े स्टेक होल्डर अमेजोन से पूछना जरूरी है। अब यहां तक ये मुद्दा हो गया था, और रिलायंस ने और फ्यूचर ने इस चीज को फिर चैलेंज भी किया है इंडिया में आकर के। सिंगापुर का जो वर्डिक्ट है उसको इंडिया में आकर के चैलेंज भी किया है कि हम नहीं मानते हैं इसको, हमें अपील करनी है। अब मुद्दा क्या, कहां पर पेचीदगियां और ज्यादा कब आती है, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना पहले का दिया हुआ जो अप्रूवल है ना फ्यूचर और अमेजोन डील का, उसको विड्रॉ कर लिया। और इसके पीछे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या आर्ग्यूमेंट है कि जी अमेजोन का ये सोचना है कि आने वाले टाइम पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो रूल्स हैं वो और रिलैक्स हो जाएंगे, तब बोला अमेजोन जो है वो अपने स्टेक्स को बढ़ाती बढ़ाती मेन प्रोमोटर के तौर पे आ जाएगी और पकड़ बना लेगी और उसको भी अमेजोन में ही मर्ज कर लेगी इस कंपनी को। तो बोला ये अपने आप में कंपटीशन के खिलाफ है। ये चीज कहते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी जो कंसेंट थी उसको विड्रॉ कर लिया। अब आ गया होगा आपकी समझ में। इसके अलावा आगे देखें, नेक्स्ट जो न्यूज है वो देखो यहां पर सिटी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नेचुरल गैस सप्लाई है उसको लेकर के देखो लगभग 65 ऑक्शंस के लिए एरिया, ज्योग्राफिकल एरियाज की बिड होनी थी। 65 ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज जहां पर ये गैस की जो सप्लाई है ना सिटी में, उसके लिए लाइसेंसेस देने थे, ऑक्शन चल रही थी। तो उसमें 61 एरियाज पे तो देखो फाइनलाइज हो चुकी है। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का यहां पर काम होगा, और इनमें अलग अलग सिटीज हैं। और टोटल अगर देखें तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका लगभग 26% जो पॉपुलेशन है वो कवर हो जाएगी। और ज्योग्राफिकली देखें तो इंडिया के टोटल एरिया का 33% एरिया कवर हो जाएगा इन गैस पाइपलाइन के बेसिस पे, जो ये 61 एरियाज की ऑक्शंस हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये लाइसेंस दिए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, और अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सिटीज में, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर, तमिलनाडु में मदुरई, राजस्थान में बीकानेर, चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। ये अलग अलग स्टेट्स में है। ओके, तो ओवरऑल आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ जाओ जी, जो पवन हंस है हेलीकॉप्टर की कंपनी, ठीक है, तो उसकी भी फाइनेंशियल बिडिंग है, उसको अप्रूवल दे दिया गया है दीपम ने। ठीक है जी, तो इतना आप पवन हंस के बारे में एक बार जरूर पढ़ लोगे, और दीपम जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी एक बार आप जरूर देखोगे। फॉरेक्स रिजर्व है वो इंडिया का लगातार अभी पिछले 3 हफ्तों से डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है जी, ये भी एक मुद्दा आ जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है यहाँ पर कि अंडर सी डेटा केबल है वो डाली जा रही है, और इस चीज के लिए यूएसए ने रेकमेंड भी कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे में जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है यूएसए का,
उसने अपनी तरफ से अर्ज किया है कि ये जो कंपनियां हैं मेनली गूगल और मेटा आपको पता है फेसबुक की पेरेंट कंपनी बन चुकी है, और गूगल जो कि अल्फाबेट की सब्सिडियरी है, अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है गूगल की। तो अंडर सी फाइबर केबल लगभग 8,000 मील की डाली जाएगी, जिसको बोला जाएगा पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क। ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन बन गया है सीधा यहीं पे कि पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क अभी रिसेंटली न्यूज में था, कौन सा कंट्री कहां कहां पर डालेगा, क्या इसका टारगेट है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, वो भी सेफली, क्योंकि चाइना की तरफ से अमेरिका के जो भी डेटा हब्स हैं उनके ऊपर अटैक हो, उससे बचने के लिए ये आपकी ये जो पैसिफिक लाइट केबल नेटवर्क है वो डाला जा रहा है। ठीक है, और इसमें ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, इनको कनेक्ट किया जाएगा। मतलब वेस्टर्न पैसिफिक में इस लिंकिंग को कनेक्ट करने के लिए अंडर सी डेटा केबल डाली जाएगी गूगल और मेटा के द्वारा। ठीक है जी, तो जो मेन चीजें थी वो हमने देख ली है। इसके आगे अगर नजर डालें तो स्पोर्ट्स पेज पे एक न्यूज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन प्लेयर, ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक मकाम हासिल किया है। वो ये कि इन्होंने एंट्री कर ली है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में, स्पेन में जो हो रहा है उसमें। ठीक है, तो देखने वाली बात है, ये जीतते हैं हारते हैं वो टाइम बताएगा। बाकी पीवी सिंधु जो फीमेल वाला जो चल रहा था कंपटीशन, उसमें तो क्वार्टर फाइनल्स में बाहर निकल चुकी हैं। अब श्रीकांत पे नजरें कि क्या होता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में जो इंडिया की टेस्ट टीम गई है, उसमें अभी वाइस कैप्टन के तौर पे केएल राहुल का नाम आ चुका है, क्योंकि रोहित शर्मा थे पर उनके हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से उनको तो रूल आउट कर दिया, इनको तो नहीं खेलना जाना पड़ा, मतलब नहीं जा पाए। अब केएल राहुल उनकी जगह लेंगे वाइस कैप्टन के तौर पे। कैप्टन आपको बताइए टेस्ट में कौन है? विराट कोहली। बाकी T20 और वनडेज में रोहित शर्मा को बना दिया गया है कैप्टन। ओके, इसके अलावा लखनऊ की जो फ्रेंचाइज है उसमें मेंटोर के तौर पे गौतम गंभीर को अपॉइंट किया गया है आईपीएल में। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो संडे की हमने देख ली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।